हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम 11th स्टैंडर्ड का तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, इसके साथ साथ पैरेलली हम 12th का भी स्टार्ट कर दिया है ताकि आप लोगों का जो नीट का प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट। जैसे कि आप जानते हो कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है। तो गैस और लिक्विड को आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। लिक्विड को जनरली फिजिक्स में ही अच्छे से डील किया जाता है, केमिस्ट्री में हम उतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं। तो 12th में है आपका सबसे पहला यूनिट है आपका सॉलिड स्टेट। बहुत ही बेसिक से शुरू करने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड क्या होता है। तो देखिए, सॉलिड क्या है हमारे पास, दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड एक ऐसी स्टेट होती है हमारे पास मैटर की जिसका डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है और वॉल्यूम होता है। ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स्ड होती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप अपने सराउंडिंग में बुक देखते हो, नोटबुक देखते हो, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी बुक, टेबल, चेयर, सारी की सारी क्या है आपके पास सॉलिड है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पे। तो सॉलिड को हम जनरली दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है आपके पास एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, नाम तो पहले भी सुना ही होगा। अब इसको हम बड़े डीपली अच्छे से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पैरेलली आपको बताऊंगा क्रिस्टलाइन का भी और एमॉर्फस का भी, ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। जब आप कंपैरिजन करोगे एक दूसरे के साथ तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो अब देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है और लॉन्ग रेंज होता है ना। क्या होगा इसमें, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या है, आपके पास एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये पूरा एटम है ना। ये जो सर्किल में मैंने बनाया हुआ है ये डॉटेड, ये मैं एटम का सेंट्रल पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, एक एटम यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा, पांचवा, ऐसे सीक्वेंस के साथ। तो बिल्कुल इनका जो ऑर्डर होगा वो लॉन्ग रेंज होगा, है ना, और एक रेगुलर पैटर्न पे इनको अरेंज किया जाता है। जैसे देखो यहाँ, उसके बाद में ये, तो बिल्कुल सीक्वेंस से ही इसे अरेंज किया जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें एमॉर्फस की, तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट तो उनका भी होता है। ऐसा नहीं है कि उनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट एमॉर्फस का भी है। डिफरेंस इतना होता है कि जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा उनका वो शॉर्ट रेंज तक होगा, बिल्कुल कम रेंज तक। जैसे देखिए, ये 3 सीक्वेंस के साथ हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पे अकेला है, थोड़ी स्पेस है। उसके बाद में ये 2 हैं, उसके बाद में ये 2 हैं, फिर यहाँ से ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे नीचे को जा रहा है, यहाँ पे थोड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो इसका जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल शॉर्ट रेंज तक होगा। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। यानी कि अब जब हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं तो जो ट्रू सॉलिड होते हैं वो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं। जो एमॉर्फस होते हैं उन्हें हम सीडो सॉलिड कहते हैं, या सीडो सॉलिड, या आप इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने शीशा तो देखा ही होगा, मिरर जो आप घर पे लगाते हो, विंडो पे या डोर, विंडो पे जनरली लगाया जाता है। 2 4 5 साल के बाद आप देखते हो कि जो उसका बॉटम वाला पार्ट होता है मिरर का वो थोड़ा हार्ड हो जाता, हार्ड और हार्ड तो सारा ही होता है लेकिन थोड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू अपर पार्ट। वो इसलिए होता है क्योंकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, टाइम के साथ साथ वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो मेल्ट होंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो जो बॉटम वाला पार्ट होगा वो काफ़ी थिक हो जाता है और जो अपर पार्ट होता है वो थिन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। मान लीजिए कोई आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो 400 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करेगा। अगर आप 400 डिग्री टेम्परेचर देते हो तो वो मेल्ट करेगा। वो तब तक मेल्ट नहीं करेगा जब तक ना आप उसको 400 डिग्री टेम्परेचर दोगे, है ना। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट
इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज में बटा हुआ है। मान लीजिए आपको प्लास्टिक है आपके पास, या ये पेन है, मुझे इसको जलाना है। मैं जैसे ही इसको थोड़ी सी हीट दूंगा ये थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होता होता ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। चाहे मैं 10 15 20 25 30 या 50 डिग्री टेम्परेचर दूंगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। आप थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा और देते हो और ज़्यादा मेल्ट होगा, थोड़ा और दे दोगे और ज़्यादा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट इसका होता नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझते हैं। यानी कि एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, शोज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसमें ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब मैं यहाँ पे चलूँ तो देखो ये ब्राउन है ना, ये नेवी ब्लू जैसा है ब्लू ही मान लो। तो ब्लू मिल रहा है, यहाँ को अगर मैं चलूँ तो ब्राउन ब्लू मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे चलूँ तो मुझे सारे के सारे ब्राउन ही मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे चलूँ तो मुझे सारे के सारे ब्लू ही मिल रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो वैसे वैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, एनाइसोट्रॉपिक। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे पास वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की तो अमॉर्फस सॉलिड का जो नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। ये सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, है ना। अब देखो इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट तो होता नहीं है। आप यहाँ पे जाओ है ना, ब्लू ब्राउन ब्लू मिलेगा, यहाँ पे जाओगे ब्राउन ब्लू, तो मतलब इनकी वेरिएशन आती रहती है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ही मिलेंगी। लेकिन क्रिस्टलाइन के केस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें आप डायमंड की एग्जांपल दे सकते हो। डायमंड है आपके पास, NaCl है आपके पास, KCl है, क्या है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जो आपके घर पे होता है, ये पोटाशियम क्लोराइड है। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है। और एमॉर्फस की बात हम करें तो एमॉर्फस में आपका प्लास्टिक आ जाता है, प्लास्टिक आता है आपका, पॉलीथीन आता है ना। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एमॉर्फस में आ जाती हैं। तो इस यूनिट में हमें पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही डिस्कस करना है, उसके ही बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको कितनी टाइप के मिलते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड की, उसके बाद में हम करेंगे कोवेलेंट सॉलिड की, उसके बाद में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की, और उसके बाद में हम करेंगे मेटालिक सॉलिड की बात। तो जनरली जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें जनरली 4 टाइप्स के मिलते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक सॉलिड, है ना। तो अब हम इनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो आप टेंशन नहीं करो, ये जो नोट्स होंगे इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर उसके साथ साथ में आप कॉपी और नोटबुक भी कॉपी या नोटबुक जो भी आप बोलते हो उसे भी साथ में रख के नोट डाउन कर सकते हो। तो जो अगर हम आयनिक सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो अब देखो कोई भी सॉलिड है किससे मिलके बना हुआ है, पहले से ही बताया आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से। अब जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो आयन्स होते हैं, है ना। अगर आयनिक सॉलिड की हम देखो आयनिक सॉलिड आयन से ही रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो आयन होगा आपके पास। जैसे अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो आयन क्या होगा उसका, Na पॉजिटिव हो सकता है ना। पोटाशियम क्लोराइड होगा तो K पॉजिटिव हो सकता है। वैसे अगर मैं बात करूँ कोवैलेंट सॉलिड की, CP कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। तो कोवैलेंट सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होते हैं, है ना, वो एटम या एटम ही होते हैं, मॉलिक्यूल वो डिफरेंट आ जाता है। कोवैलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एटम होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेटलिक सॉलिड। तो मेटलिक सॉलिड में क्या होता है,
पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो आयन्स भी आयन ही होंगे, यानी कि कैटाइन और एनाइन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे। तो उसके अंदर जो क्वांटिटी होगी नेगेटिव आयन्स की वो बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र में किश्ती तैर रही है ना, कश्ती तैर रही, समुद्र तो बहुत बड़ा है, वैसे इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो थोड़ा थोड़ा उसके बीच में होगा, है ना। तो नेक्स्ट है आपके पास, अगर अब हम बात करें कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है ना, या बॉन्डिंग की बात करें कि इसके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। यानी कि अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी, है ना। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, यानी कि देखो इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसमें चार्ज रेस्ट में होगा। फिजिक्स में आप इसके बारे में डील करते हो बड़ी डिटेल से, आप पढ़ोगे। अब कोवेलेंट सॉलिड नाम से ही पता चलता है कि इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड का आपको पता ही है कि जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या लंडन फोर्स जिसे कहा जाता है, यानी कि बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, ठीक है। जो मेटेलिक सॉलिड होगा उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होगा, है ना। मेटेलिक बॉन्ड बनेगा तो मेटेलिक बॉन्ड की वजह से जो बॉन्डिंग होगी हम उसे मेटेलिक बॉन्डिंग ही कहेंगे। यानी कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किसकी वजह से होगी, मेटल्स की ही वजह से होगी। मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा उसकी ही वजह से होगा। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जब हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं, पहले मैं इसे पढ़ लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और एक्वस रीजन। जब आप आयनिक सॉलिड की बात करते हो तो जब वो सॉलिड स्टेट में होंगे तो उस वक्त वो इंसुलेटर होते हैं, वो उस वक्त वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे मेल्ट करते हो या फिर पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हो उसके बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे आपके पास मान लो NaCl है ना। अगर आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो अगर आप उसको वायर के साथ टच कर रहे हो, सोडियम क्लोराइड को आप वायर के साथ टच कर रहे हो तो आपको करंट नहीं लगेगा, कभी भी नहीं करंट लगेगा जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा। हाँ, लेकिन आप अगर उसे मेल्ट करते हो या फिर पानी में डिज़ोल्व करते हो उसके बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये भी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आयनिक सॉलिड की। अगर हम कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो ये सारे के सारे इंसुलेटर्स ही होते हैं। कुछ हैं जैसे कि मैं बात करूं ग्रेफाइट एक ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हालांकि जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी होते हैं वो इंसुलेटर्स ही होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड जितने भी होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होंगे, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ही होगी। आपको पता है कि जनरली जो भी वायर्स वगैरह हैं वो सारी मेटल्स की ही बनी होगी। सिंपल सी बात है कि जो मेटेलिक सॉलिड होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। रीज़न ये है कि इसके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो आयन्स होते हैं, यानी कि कैटाइन्स और एनाइन्स होते हैं। तो हमें पता है कि जो कैटाइन्स और एनाइन्स होते हैं वो एक दूसरे को बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब वो एक दूसरे को आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे तो उस वजह से जो मॉलिक्यूल होंगे वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज़ आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोज़ आ जाएंगे तो उन्हें दूर करना थोड़ा मुश्किल होगा ना। मेल्ट आप तभी करते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ कोवेलेंट सॉलिड का, तो कोवेलेंट सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट सॉलिड का ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर मैं बात करूँ आयनिक सॉलिड के कंपैरिजन में तो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा
लो होता है। जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आपने उसको मेल्ट करना है तो थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे। ये आपके पास हाइड्रो पानी है, पानी भी आपके पास एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब ये नहीं बोलने शुरू हो जाना कि पानी एक आपके पास लिक्विड है। अरे जब वो आइस होता है उस वक्त वो सॉलिड स्टेट में होता है ना, इसलिए एग्जांपल दी हुई है। मत सोचोगे कि वो पानी तो हमारे पास लिक्विड है, ये कहाँ से भी सॉलिड आ रहा है। मैं आइस की बात कर रहा हूँ। तो उसे आप बड़ी आसानी से मेल्ट कर सकते हो, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो उस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। नेक्स्ट है आपके पास मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है ना। आपको पता है मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू कोलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। तो उस वजह से थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कोलेंट सॉलिड का होगा। उसके बाद में जो मेल्टिंग पॉइंट मेटेलिक और आयनिक सॉलिड का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, उतना ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। तो अब थोड़ी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करूं तो आपके पास एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और जिंक सल्फाइड है। तो अगर मैं कोवेलेंट सॉलिड की एग्जांपल की बात करूं तो आपके पास डायमंड्स है, क्वार्ट्ज है और ग्रेफाइट है ना। तो अब अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं तो आपके पास H2 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद में वाटर है, और भी बहुत सारी एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो। आगे आगे जब हम यूनिट को डिस्कस करते जाएंगे आपको और भी चीज़ें मालूम होती जाएंगी। सो टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से बस जितनी चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको ईमानदारी से अपना काम करना है। तो लास्ट है आपके पास मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में आपको पता है कि मेटल की जो आयन ही होंगे आपके पास, तो उसकी वजह से ही उसके बीच में बाड बनेगा। तो मेटल ही होगा ना, या जनरली जैसे कि आप जितनी भी आप एल्युमिनियम वायर, ज़रूरी थोड़ी आप एल्युमिनियम की भी एग्जांपल दे सकते हो, है ना, जो एल्युमिनियम वायर आपने बाहर से लगाई होती है, या कॉपर की वायर है आपके पास, या मैग्नीशियम है या आयरन है, ये सारे का सारा क्या है आपके पास मेटलिक सॉलिड है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मैं 11th और 12th का नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सिलेबस करवा दूंगा। बस रेगुलरली आपको चैनल के साथ बने रहना है। हाँ, हो सके तो मैं रेगुलरली 11th 12th दोनों की वीडियो अपलोड कर लूँगा, लेकिन ऐसा है कि 11th एक दिन 11th की, एक दिन 12th की, ये कंपलसरी रहने वाला है। बिल्कुल बेसिक यूनिट से शुरू किया हुआ, इसको मैं एंड तक लेके जाऊँगा। आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। सो चलिए आज के लिए थैंक यू।